करीब 200 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो अभी तक का अनुभव रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। पदयात्रा के दौरान जब मैं गांव से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो अनुभव हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग तस्वीर दिखाता है। ज़्यादातर गाँव में वर्किंग एज ग्रुप में बहुत कम बच्चे ही गांव में रह गए हैं। ज़्यादातर गांव में जब हम लोग गुजरते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले उम्र में बहुत कम बच्चे रह गए हैं गाँव में, खासकर जो थरवट का पूरा एरिया है। और पूछने पे ये पता चलता है कि करीब करीब 70% से ज़्यादा लोग बाहर जाकर रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। तो ये पलायन की समस्या की विकरालता को एक तरह से दर्शाता है। दूसरी बात जो हम लोगों ने रास्ते में अनुभव किया, शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। ये तो हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में, जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। स्कूल को लेकर जो एक उदासीनता और एक गुस्सा मुझे हर जगह लोगों में दिखा। एक और बात देखने को मिली कि जैसा हम लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ये बात तो हम लोग सुनते रहते हैं। जो चीज़ ग्राउंड पे समझ में आई कि बहुत सारे लोग जिनका नामांकन सरकारी स्कूल में है, एक्चुअली उनका नामांकन तो सरकारी में है, वो स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन वहाँ से जो सुविधाएं मिलती हैं, जो भी थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है, चाहे वो खिचड़ी की हो या कुछ पोशाक वगैरह को, उसके लिए वहाँ है। तो लेकिन साथ साथ वो बगल के किसी प्राइवेट स्कूल में भी उनका नामांकन है, तो उनका नामांकन कई जगह पर डबल काउंट भी मुझे लगता है। ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो जंगल राज लालू जी के राज में थी। जैसे ही आप स्टेट और नेशनल हाईवे को छोड़ते हैं और गाँव में आते हैं तो सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। और मैं इसका पूरा वीडियो भी रिलीज करने वाला हूँ। 20-21 दिन में जहाँ जहाँ हम लोग चले हैं, कोई भी ऐसा दिन मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें 12, 15, 20 किलोमीटर जब हम लोग पैदल चलते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला जिसमें आधी सड़क भी ठीक हो, चलने लायक हो। गाड़ियों की तो बात छोड़ दो, मोटरेबल रोड्स तो गाँव में हैं ही नहीं। बिजली को लेकर जो है कि बिजली हर जगह पहुँच गई है, उसमें जरूर सच्चाई है। नीचे बिजली तो हर जगह दिख रही है, लेकिन उसके साथ जो लोग बहुत बड़ी समस्या एक बता रहे हैं वो है बिजली बिल की। इन्फ्लेटेड बिजली बिल एक बहुत बड़ी समस्या बिहार में बनकर उभरने वाली है, क्योंकि गांव में मैं जहां पर भी गया, लोगों ने बताया कि 6,000 से 60,000, 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिल गलत है। 3, 4, 5 बल्ब फैन चलाने वाले लोगों को भी 6,000, 8,000 का बिल आ रहा है। जो कनेक्शंस दिए गए हैं उसमें बिना सोचे समझे कनेक्शन देने की वजह से एक मिनिमम लोड जो परिवारों को उसका बिल जो है वो आ रहा है। लोगों की बात शायद बिजली कनेक्शन लेते समय समझ में नहीं आई, या डिपार्टमेंट ने समझाया, सरकार ने समझाया नहीं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि बल्ब आप 2 ही जला रहे हैं, लेकिन चूंकि कनेक्शन आपके पास 2 है या 3 है तो आपके बिल आ रहे हैं 6,000, 7,000, 8,000। उसकी वजह से मुझे ऐसे भी घर मिले जहां एक गांव में 40-40, 50-50 घरों के बिजली काट दिए गए हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले जहां लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। एक और बात जो बिल्कुल ही कागज पर दिख रही है वो है शौचालय के। जब आप पैदल निकलते हैं तो आपके पास, अभी तक जितने भी गाँव से मैं निकला हूँ, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आप बिना गमछा नाक पर बांधे हुए निकल सकते हैं। खुले में शौच की जो स्थिति है बिहार में करीब करीब वही है जो पहले 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी। पूछने पर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो ये कि
यहाँ शौचालय बनाए ही नहीं गए हैं ज़्यादातर केसेज में। 2000 से 6000 रुपये भ्रष्टाचार के तहत आप कह लीजिए अधिकारियों को या जो लोग भी उसमें मिली भगत जिनकी रही है उनको वो पैसा दे दिया गया और उसके बदले में बेनिफिशियरी को 12,000 रुपये दे दिया गया। तो नेट पेपर पर ही पैसा ट्रांसफर हुआ। कुछ करीब 20 से 50% पैसा अधिकारियों के पास रह गया और बाकी पैसा जिन्होंने अपने नाम पर टॉयलेट के लिए पैसा लिया उनके पास वो पहुंचा, लेकिन वो किसी के पास टॉयलेट ज़्यादातर लोगों ने बनाया नहीं। इसलिए खुले के शौच की अगर उसकी आज जांच हो जाए तो 90% गाँव में, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं देखते होंगे, 90% ODF, सो कॉल्ड ODF गाँव बिल्कुल ही वहाँ पर खुले में शौच हो रहा है। नल जल की स्कीम से तो आप लोग वाकिफ हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि 1 या 2 गांव मुझे ऐसा मिला है जहां पर नल जल की योजना चल रही है। बाकी जगहों पर या तो टंकी टूट गया है या जो उसका पूरा स्टैंड है वो टूट गया या चालू नहीं हुआ, मोटर खराब है, पाइप खराब है। नल जल अभी पिछले 21 दिन में सैकड़ों गाँवों में मुझे 2 गाँव ऐसे जरूर मिले। एक तो वार्ड सदस्य हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसको बनाया चलाया है, दूसरी बार जीत कराए हैं, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है। और 1 या 2 जगह और मिला है, बाकी कहीं पर नल जल चलता हुआ मुझे दिखा नहीं। अस्पताल की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि जिस तरह के इलाके में मैं घूम रहा हूँ, इन इलाकों में ज़्यादातर जगह अस्पताल नहीं है। लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर्स वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग ये बताते हैं कि कहाँ वो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन जो सब सेंटर का कॉन्सेप्ट है जो पंचायत के स्तर पर होना चाहिए वो कहीं पर मुझे अभी तक नहीं दिखा है। अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप अपने प्रश्न में उसको काट सकते हैं। मुझे अभी तक कोई फंक्शनल सब सेंटर किसी भी पंचायत में नहीं दिखा जहाँ पर दवा बट रही हो, डॉक्टर बैठे हों, रोगी वहाँ भीड़ लगाए हों, ऐसा कुछ नहीं दिखा अभी तक। किसानों की समस्या है वो हर जगह लोगों ने बताई। यूरिया 277 का 700-800 जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए एरिया है वहां पर करीब 1100-1200 लोगों ने भी यूरिया का दिया है, ये बात लोगों ने बताई। DAP का जो दाम है 500 से बढ़कर 1500-1600 हो जाना, वो बात लोगों ने बताई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सरकारी मूल्य है धान का और गन्ने का, दोनों ही उसका 25 से 30% डिस्काउंट पर ही आदमी किसान को बेचना पड़ रहा है। जैसे धान का मूल्य 1900 से ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में जो लोग धान बेच रहे हैं वो 1250, 1300, 1350, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बड़े फार्मर हैं और कितना आप निगोशिएट कर सकते हैं। और लोगों ने बताया कि ज़्यादातर केस में ये होता है कि आप अपना धान बेच देते हैं, जब सरकार पैक्स के माध्यम से खरीदारी थोड़ी बहुत करना शुरू भी करती है तब तक वो इतना लेट हो गया होता है कि सामान्य किसान के हाथ से धान निकल गया होता है और बड़े लोगों ने, बिचौलियों ने या फिर जो भी व्यापार करने वाले हैं, आड़तिये हैं, वो खरीद के रखते हैं और वही पैक्स को बेच पाते हैं। तो ये बात एक जनरल। गन्ना को लेकर एक जनरल शिकायत लोगों की है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है यहाँ बिहार में वो यूपी से करीब 60 से 70 रुपया कम है। ज़्यादातर तो चीनी मिल बंद है, उसकी एक परेशानी है। गन्ना जो लोग उगा रहे हैं वो चीनी मिल तक बेच नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ज़्यादातर चीनी मिलों में जो पर्चे का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी धंधेबाजी है। पर्चा, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है लेकिन आपके पास पर्चा 100 एकड़ का है तो आप इफेक्टिवली एक बिचौलिया बन गए और छोटे लोगों से, छोटे किसानों से आप गन्ना खरीदते हैं सस्ते रेट में और उसको पर्चे जिसके पास है फैक्ट्री में आप ही उसको बेच पाते हैं। उसके वजन में लोगों ने बताया कि हर ट्रेलर में करीब 5 क्विंटल तक का वजन में कटौती की जाती है चीनी मिलों के द्वारा। कुछ लोगों ने, काफ़ी बड़े संख्या में लोगों ने यह भी बताया कि चीनी मिलों के दबाव में एक विशेष वैरायटी के गन्ना को उगाया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से गन्ना के सूखने की और उसमें रोग लगने की जो शिकायत है वो काफ़ी पिछले 2 साल में इस पूरे इलाके में बढ़ी है। इस क्षेत्र में त्रिवेणी कैनाल का जो एरिया है और कटाव का 2-3 बातें जो जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। एक तो ये लोगों ने बताया कि
हालांकि पूरे बिहार में ऐसा लगता है कि चंपारण में बाढ़ नहीं आता है, लेकिन 72 घंटे तक पानी कहीं रुका रहे तभी उसको बाढ़ माना जाएगा। चंपारण में मुझे लोगों ने अभी तक करीब 60-62 छोटी बड़ी नदियों का नाम लिखवाया है लोगों ने, जिनमें बरसाती पानी आने की वजह से, नेपाल से पानी आने की वजह से 1 से 5 गांव, 7 गांव, 8 गांव प्रभावित होते हैं। और वो पूरा जो बाढ़ है या फ्लैश फ्लड उसको आप कह सकते हैं, वो 24 घंटे के अंदर आता है और लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। मसान नदी वगैरह के विषय में तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी जो नदियां हैं जिसको मतलब बहुत एकदम हाइपर लोकल, अगर आप जाएंगे नीचे गांव में तभी आपको लोग बताएंगे वो नाले की तरह दिखता है या उसमें शायद पानी भी नहीं, लेकिन बरसात आया, लोग बताते हैं 3 वर्ष पहले पानी आया, 2 दिन में सारा बाढ़ में आके सब बह गया। पत्थर बालू का यहाँ मामला है पूरे पश्चिम चंपारण में। ये वन राज्य अधिनियम को लागू नहीं करने की वजह से या उसको आंशिक तौर से लागू करने की वजह से कई तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। आपने बालू, मिट्टी और पत्थर, ये तीनों ही सामान्य लोगों के पहुंच से बिल्कुल बाहर है। तो लोगों को उससे एक तो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि हुई, आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगा। दूसरा, बालू वगैरह इतना महंगा हो गया है, आपको मिल ही नहीं रहा है।